हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा सीटेट का एग्ज़ाम आप सभी का दिसंबर में होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार आपकी क्लासेस चलाई जा रही हैं। आप सभी को पता है 27,000 वैकेंसी सुपर टेट की बहुत जल्द आने वाली है और आप लोगों को एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आप लोगों को अच्छे से सुपर टेट देना है, एनसीईआरटी आपका बेस है। अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो बेस आपका कमज़ोर हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी आने वाली है। तो बिना विलंब किए आइए चलते हैं अपने चैप्टर 7 पर और देखते हैं क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, इससे संबंधित इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। चलिए, लोगों का वर्णन करने का सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिचित कराना। मतलब ये है, अगर आप किसी लोग से संपर्क करना चाहते हैं तो अगर आप मान लीजिए किसी देहात एरिया में भ्रमण करते हैं और वहाँ अंग्रेजी बोलते हैं तो आप वहाँ की बोलचाल की भाषा से दूर हैं, वो आपको समझेंगे नहीं। तो आपको देहाती भाषा में ही बोलना पड़ेगा, तब आप जा कर के उनकी भाषा या उनके बोलचाल को अपना पाएंगे। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है। जैसे आप जिस क्षेत्र के हैं वहाँ जो भाषा बोली जाती है उसी से अपने आप को जोड़ लीजिए। तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इसी तरह जैसे कोई आकर के आपके घर के पास भोजपुरी बोले तो आप कहेंगे भैया देखा बिहारी बाबू हैं, ठीक है। अगर कोई अंग्रेजी बोले तो कहेंगे यार भैया देखा बड़े बड़े शहर के आए हैं बोलने वाले। ऐसे इस तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र में कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत, चित्रकला से जोड़ा करते हैं। जैसे देखो, कहीं बाटी चोखा प्रसिद्ध है, कहीं का रसगुल्ला फेमस है, कहीं की दही जलेबी फेमस है, कहीं की सोन पापड़ी फेमस है, कहीं का पेठा फेमस है। ऐसे ऐसी सारी चीज़ें हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतर से अस्तित्व में हैं, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही। जिन्हें आज हम क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं वे समय के साथ साथ बदलती हैं, और सच तो यह है कि आज भी बदल रही हैं। जैसे आपको पता है, अगर आप अपने गांव 5 साल बाद जाएंगे तो आपको पता है ना, आपके गांव में बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। हो सकता है जहाँ पहले मिट्टी की सड़कें थी वहाँ खड़ंजे हों, जहाँ पहले खड़ंजे थे वहाँ डामर सड़कें हों, जिसका घर कच्चा था शायद आज पक्का हो चुका हो। ऐसे बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रियाओं से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया। चेर और मलयालम भाषा का विकास आइए समझते हैं। भाषा और क्षेत्र के बीच अंतः संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में, जो आज केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। अब ये लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कब स्थापित किया गया? 9वीं सदी। कब स्थापित किया गया आपको बताना पड़ेगा। तो आपसे अगर पूछेगा कब स्थापित किया गया तो आपको बताना है कि 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है? शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरण में से एक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। 3-4 साल लगातार यहाँ से क्वेश्चन सीटेट में आया है और अब की बार फिर से बनेगा, इसको नोट कर लीजिएगा। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष
रूप से संस्कृत की ऋणी हैं। यह भी काफ़ी रोचक है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक के मणि प्रावलम जैसी शैली में लिखा गया था। मणि प्रावलम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियाँ, तालपत्र की पांडुलिपियाँ, उड़ीसा। शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियाँ क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो भगवान विष्णु का पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती हैं, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे। तो जगन्नाथ क्या थे? एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंतवर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंगभीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ज्यों-ज्यों इस मंदिर के तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे, अंग्रेजी, ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को, जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपूताना कहते थे। इससे यह समझा जा सकता है कि वह ऐसा प्रदेश था जहां केवल प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते थे। तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज एक ऐसा शासक था। ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रणक्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्ण किया मगर पीठ नहीं दिखाया। राजपूत सूरवीरों की कहानियाँ काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित हैं। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती हैं। ये काव्य एवं गीत की ऐसे सूरवीरों की स्मृतियों को सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन सूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? तो कहीं कहीं यह चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं, ये है आपको दिखाया गया है चित्र, ठीक है। चलिए, द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार के लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे। उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। क्षेत्रीय सीमांतों से परे
कथक नृत्य की कहानी। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती हैं, तो नृत्य के विषय में यह भी सच है। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें। इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द का अर्थ कथा है। कई बार यहाँ से प्रश्न बना है, जिसका प्रयोग संस्कृत की अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपना हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। तो भक्ति आंदोलन का जब प्रसार हुआ तो कथक एक नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान या कहानियाँ लोकनाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़ जाते थे। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किया और एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फला फूला। राजस्थान जयपुर के राज दरबारों में और लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह प्रमुख कला के रूप में उभरा। 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया, फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में 6 शास्त्रीय नृत्य के रूपों में मान्यता भी इसको मिल गई थी। शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो कौन कौन सा है, आइए जान लेते हैं। चलिए बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य की। किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए? इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसीलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है, जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से प्राप्त होता है, अथवा यह शास्त्रीय इसीलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। ये प्रश्न ऐसे हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, वे विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो जाता है, फिर भी हमेशा शब्दतः सही नहीं होता है। अन्य नृत्य रूप जिन्हें हम इस समय शास्त्रीय माना जाता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथकली केरल में, ओडिसी उड़ीसा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में और मणिपुर में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं संरक्षकों के लिए चित्रकलाएं। ठीक है, चलिए लघु चित्रों की परंपराएं। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र जैसा कि नाम से ही पता चलता है, छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघुचित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए जाते थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के दौरान या उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोगों
बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज्य दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उसका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इसके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। आइए बात करते हैं, ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहस पूर्ण एवं भाव प्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे वसुहली शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक विचित्र की गई थी वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। इम्पॉर्टेंट है कि रसमंजरी किसकी है? भानुदत्त की। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। तो कौन सी शैली विकसित हुई? कांगड़ा शैली। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसे लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत यहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषताएं थी। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तन, दीवार, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रह सकें। बंगाल नज़दीक से एक नज़र। एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसीलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली अथवा बंगला ही बोलते हैं, किंतु यह एक दिलचस्प बात है। आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? चलिए बात करते हैं। ईसा पूर्व चौथी-तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों और उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को वसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्यूनसांग ने पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश अर्थात बंगाल को जीता तो उसे सूबा माना जाने लगा। इस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिम भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिमी बंगला कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार, जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की श्रेणी और दूसरी उसे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य, शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री
चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानी, परी कथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। आगे बात करते हैं मैनामती गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर। नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की योगिक क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है, यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है, याद रखिएगा। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई हैं जिनसे यह इंगित किया जाता है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्धारण सही नहीं किया जा सकता। वे खासतौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत बहुत कम था। चलिए, एक शब्द आया है पीर। फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। पीर और मंदिर। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। ज्यों-ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। स्नय स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरित खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदायों में मिल गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्र के रूप में काम आती थी। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इस अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। वे सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान किया। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। एक शब्द आया है जीववाद। यह माना कि पेड़, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा का निवास होता है। इस पेड़ श्रेणी में संत, सूफी और अन्य धार्मिक महान, बहुत साहसी, उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थी। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई। उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों के समूहों द्वारा बनवाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इसके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंट और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू मतलब तेली, कंसारी मतलब घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन में बने। यूरोप की व्यापारी कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने उन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी स्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता, जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई, तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्पादार झाड़ियों की तरह दो छतों वाली और चौचला 4 छतों वाली होती थी। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है। 2 छतों वाली, चौचाला 4 छतों वाली क्या है? झोपड़ियाँ हैं। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतर भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी लाइटों तथा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी।
कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिर में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। मछली भोजन के रूप में परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। बंगाल एक नदीय मैदान है जहाँ पर मछली और धान की उपज बहुतायत मात्रा में होती है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा। बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए टोकरियों में भरकर बाजार में ले जाते हुए दर्शाया गया है। ये आपको इमेज दिखाया गया है। ब्राह्मणों को समिश्र भोजन की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए निषेध में ढील दे दी। ठीक है, बृहद धर्म पुराण में बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है। ये स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछलियाँ खाने की अनुमति देता है। 2024 में यहाँ से क्वेश्चन आया है। 2022 के ऑनलाइन पेपर में कई बार क्वेश्चन बना है इसी लाइन से, इसको बढ़िया से रट लीजिएगा। और प्यारे साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।